नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं थारू समाचार। आज हमारे साथ खुद लेफ्टिनेंट अंजलि राणा हैं, जिनका वीडियो हमने बनाया था और आप लोगों का प्यार और आप लोगों को काफ़ी उस वीडियो को सराहा था। खासकर जो अंजलि जैसे हमारे जो समाज के जो एक तरह से यूथ आइकन और हमारे समाज के जो एक हीरे हैं, वो एक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि राणा अभी छुट्टियाँ आई थी तो हमें पता चला, तो हम लोग इनका इंटरव्यू लेने आ गए। और ताकि इनके इंटरव्यू से ये रहेगा कि भाई जो हमारे समाज के यूथ हैं, खासकर जो इस लाइन में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं या कुछ अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे युवाओं को जो है प्रेरित करेंगी आप। अंजलि जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका थारू समाचार में। धन्यवाद आपका। मैं हूँ अंजलि राणा। मैं बिजपुरी ग्राम की निवासी हूँ और अभी मैं कोलकाता पोस्टेड हूँ। 30 दिन की छुट्टी आई हुई हूँ, तो रुस्तम जी को पता चला और वो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल ये रहेगा अंजलि जी आपसे कि ये जो लेफ्टिनेंट बनने का आपका जो सफ़र है, ये सफ़र एक बार कैसा रहा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कृपया। ये सफ़र बहुत ही लंबा सफ़र था। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में उसके बाद मुझे यह पद की प्राप्ति हुई है। पहले 4 साल पहले ऑलरेडी मैं एक कोर्स कर रही थी, बीएससी बायोलॉजी का एमबीपीजी कॉलेज से। 1 साल एग्ज़ाम के बाद मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम भी होता है, क्योंकि पहले जब मैं क्लास 12th में थी तो मेरी दोस्त के पापा भी इसी कोर में थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसा ऐसा एक कोर्स है, उस पर आप जाओ और उस पर बहुत ही आपके सफलता के चांसेस है। मेरी बेटी भी भर रही है, तुम भी भर लो। पर मेरी दोस्त का हो नहीं पाया उसमें, 3 बार ट्रायल के बाद भी, पर मेरा पहली बार में ही हो गया था। मेरी कॉलेज के एजुकेशन के साथ साथ ही मैंने ये एग्ज़ाम भी दिया था और साथ ही मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स का भी कोचिंग ले रही थी उस समय। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा सफलता मिली है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रोज़ न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप करंट नॉलेज, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। तो जैसे कि आपने बताया कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ना एक अनिवार्य है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से आप जो डे टू डे जो घटनाएं चल रही हैं, देश विदेश में जो हलचल हो रही हैं, तो उनसे आप अप टू डेट रहते हैं एक तो। और दूसरी चीज़ कई बार क्योंकि एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है जो करंट अफेयर्स का होता है, वो भी आपका जो है न्यूज़पेपर से कहीं ना कहीं कवर हो जाता है। अंजलि जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि भाई कई लोग आपकी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे थे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की। हालांकि हमने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार आप बताएं कि आपने स्कूलिंग कहाँ की और आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक रही, किन किन विद्यालयों में आप पढ़े। वैसे तो मैंने बचपन से बहुत स्कूल्स चेंज किए हैं, पर मेन टर्निंग पॉइंट जो था वो ट्रैफर्ड पब्लिक स्कूल था। क्लास 6 से लेकर 10th जो बेसिक एजुकेशन होता है वो मैंने ट्रैफर्ड पब्लिक स्कूल शकरपुर से कंप्लीट किया है। और उसके बाद 11th और 12th जो मेरी एजुकेशन रही है वो मैंने नागालैंड से कंप्लीट करी है। उसके बाद मैंने पहले ही बताया था कि हल्द्वानी में 1 साल कॉलेज पढ़ा, उसके साथ साथ मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी की और साथ ही फिर मेरा पेपर क्लियर हो गया और मैं दिल्ली चली गई, जहां मैंने 4 साल की ट्रेनिंग के बाद यह पद प्राप्त किया है। तो जैसे आपके पिछली वीडियो में हमने देखा था, आपके जो प्रिंसिपल हैं ट्रेडफोर्ड के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो बचपन से ही आप एक तरह से होनहार छात्रा रही हैं पढ़ने में। और जैसे कि अब जो हमारा आज का मुद्दा है, बेसिकली आप जो लेफ्टिनेंट पद पर अभी तैनात हैं, तो क्या जिस तरह से आपकी यात्रा रही है ये, तो इस दौरान आपको किसी प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ा हो या किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि कई बार जब हम ये कहते हैं कि भाई कई बार हम जब कोई बड़ी तैयारी करते हैं तो एक वो जो उतार चढ़ाव जो आता है, तो कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव में कई बार हमारा जो एक मनोबल है वो कमज़ोर होता है। क्या आपको इस तरह की फेस करना पड़ा? जब मैं ट्रैफर्ड पब्लिक स्कूल में पढ़ा करती थी
तो हर बार हमारे समर वेकेशंस में भी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करती थी, विंटर वेकेशंस में भी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस हुआ करती थी। तो जो आम बच्चे थे मेरी उम्र के, अगर मैं देखती हूँ तो वो बहुत फ्री रहा करते थे। और हमें रोज़ कोचिंग, इवन अगर हम समर में देखें तो समर में लू में भी हम कोचिंग जाते थे, विंटर्स में भी हम कोचिंग जाते थे। सारे बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते थे, मामा मामी के घर जाते थे, और उन छुट्टियों के लिए भी हमें एक्स्ट्रा मतलब छुट्टी मांगनी पड़ती थी अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर्स से। वो छुट्टियों मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम पे मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि और बच्चों की जो लाइफ है वो ज़्यादा सिंपल है, और बचपन से ही 6th क्लास से ही ट्यूशन्स कोचिंग्स में इतना ज़्यादा बिज़ी रहते थे कि मुझे ज़्यादा फ्री टाइम कभी मिला नहीं। तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा टफ लगती थी। अच्छा, अब ये कई बार भाई आपका कई बार होता है, हमारे सपने जो हम होते हैं बचपन से ही कि पर्टिकुलर ठीक है हमें पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है, पर्टिकुलर दिशा में हमें फोकस करना है। तो क्या बचपन से ही आप एज ए ठीक है, चूँकि आपके पापा भी सेना में हैं और पैरामिलिट्री फोर्स में वो अभी भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो क्या बचपन से ही आप मतलब अपने पापा की तरह सेना में जाना चाहती थी, या फिर और कोई आपका सपना था? यूनिफॉर्म का शौक़ तो सभी को होता है, तो मैंने सोचा कि अगर सेना में जा रहे हैं, मेडिकल लाइन से मुझे बचपन से प्यार था, तो अगर मेडिकल लाइन में जाकर और आपको यूनिफॉर्म पहनने को मिल रही है तो उससे बड़ी गर्व की बात क्या हो सकती है। और दोनों चीज़ें साथ में मिले तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छा, कई बार हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आपकी प्रोफाइल जो ठीक है आप लेफ्टिनेंट हैं, तो एक बार उन्हें बताइए कि ठीक है आपका क्या काम रहता है एज ए लेफ्टिनेंट, और ठीक है भाई आपके प्रमोशन के जो आपका लेवल है, जो अंतिम लेवल है, प्रमोटेड होकर आप कहाँ तक पहुँच सकती हैं? आर्मी में आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 2 स्ट्रीम्स होते हैं, एक है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस और एक है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। तो ये 2 चीज़ें उसके अंदर आती हैं, 2 सेनाएं उसके अंदर आती हैं। उस MNS में आप मेजर जनरल की पदवी तक प्रमोशन हो सकता है। इसमें भी 2 टाइप के कमीशन होते हैं, एक परमानेंट कमीशन होता है और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो जैसे जब आप पास आउट हुए दिल्ली से, जब आर्मी कैंट से, जो आर्मी का जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ से, तो आपकी वीडियोस जो हैं एक तरह से सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही थी, और लोगों को, जो हमारे समाज के जो यूथ हैं वो काफ़ी शेयर कर रहे थे आपकी वीडियोस को। एक तरह से वो उत्साह मना रहे थे कि भाई ठीक है हमारे समाज से भी कोई इस लेवल पर और इस मुकाम तक पहुँच ना जो है हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। तो क्या ये चीज़ आप देख रहे थे, या फिर आपको ये पता था कि भाई ठीक है इस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा? वो दिन एक बहुत ही आम दिन था मेरे लिए, 14 अक्टूबर, जिस दिन ये सेरेमनी हुई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोमेंट होता है किसी के लिए भी, उसकी लाइफ में इतना अचीव करना। तो मैं चाहती थी कि जैसे मेरी लैंप लाइटिंग सेरेमनी में मेरे ताऊ जी ताई जी आए थे, वैसे ही मम्मी पापा, ताऊ जी ताई जी उस दिन भी प्रेजेंट हो वहाँ पे मेरे लिए। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोविड की वजह से किसी को भी आने नहीं दिया। तो मेरे पूरे बैचमेट्स बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड थे उस दिन, क्योंकि हमारे पेरेंट्स में कोई भी नहीं था, और मेरी एक बैचमेट मेडिकली अनफिट भी हो गई थी। तो हम बहुत ही ज़्यादा उदास थे कि हम 30 एक साथ ट्रेंड हुए, बट सिर्फ 29 ही यहाँ से पास आउट होके जा पा रहे हैं। तो वो एक आम दिन था हमारे लिए। पर जैसे ही घर वालों ने मुझे बधाइयाँ दी और सब लोग मुझसे इतना प्रेरित हुए, तो मुझे लगा कि शायद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, ये एक चीज़ है कि अगर कोई युवा या फिर अगर कोई हमें देख रहा है जो ठीक है जो छात्रा है इस लाइन में आपके आना चाहती हों, क्या क्या प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, या क्या क्या पात्रताएं हैं उन्हें पूरी करनी पड़ेंगी? पहले तो इस पर सिर्फ क्लास 12 तक की आपको वो चाहिए होती है। क्लास 12 तक आप पास आउट हो, उसके बाद 55% तक ही चाहिए होता है क्लास 12 तक। बट आपके पास बायो होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, मेनली ये सब्जेक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है विद इंग्लिश मीडियम। उसके बाद आप इसका एग्ज़ाम देते हैं। मेनली आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जो फॉर्म्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। सितंबर के महीने से अगर आप देखना शुरू करते हैं तो दिसंबर तक। बट मेरे टाइम में बहुत लेट हो गया था,
फैब के टाइम पे मैंने ये एग्ज़ाम फॉर्म का एप्लीकेशन दिया था और हमारा एग्ज़ाम 23 अप्रैल को हुआ था 2017। तो आप अगर सितंबर से ये एग्ज़ाम देखना स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स के लिए तो ये अवेलेबल हो जाएंगे दिसंबर तक। देन आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफिसर्स प्रोफाइल में लॉगिन करते हैं। ऑफिसर प्रोफाइल में लॉगिन करके आप वहाँ पे अपनी एक आईडी बनाएंगे। उसके बाद ये फॉर्म के क्राइटेरिया जो भी आप अगर वहाँ पे आप लिखते हैं कि आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट लेवल के जितने भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं उस ऑफिसर कैटेगरी में वो सारे अवेलेबल हो जाएंगे और आप वहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं। उस टाइम पे ये फॉर्म सिर्फ 150 रुपीज़ में अवेलेबल था, अब तो मुझे पता नहीं कि कितना है। और बस इतना फॉर्म अगर आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड भी आपको सेम वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। फिर एग्ज़ाम देने के बाद भी सेंटर्स भी आपके पास ही आते हैं। मेरा तो देहरादून आया था, गढ़ी कैंट में। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद काफ़ी पेशेंस चाहिए उसके लिए, आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ता है। उसके बाद आपका नंबर आता है। इंटरव्यू में भी एक लिस्ट आती है डे वाइज और इंटरव्यू भी 15-16 डेज़ के होते हैं। तो उसमें भी आपको अपनी लिस्ट में नाम देखना होता है और मेरा तो लखनऊ में नाम आया था। 5 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था 2017 में। उस इंटरव्यू में आप जाके कुल मिलाकर आपका रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का 50% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों का मेडिकल एग्ज़ाम होता है। और जो मेडिकल एग्ज़ाम पास करते हैं तो टोटल मिला के अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, इंटरव्यू पास करते हैं, मेडिकल एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, ये तीनों क्लियर करने के बाद भी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो ही आप सेलेक्ट होते हैं, अदरवाइज़ नहीं होते। अच्छा, तो मान के चलिए अगर कोई जैसे कि ये तो अगर प्रिपेयर करना हो किसी को तो उनको कैसे तैयारी करें? वो क्या मतलब क्या कौन से विषय को पढ़ें ज़्यादा, या जैसे आपने बताया कि भाई अखबार जो है एक तरह से आपका एक बढ़िया माध्यम हो सकता है तैयारी का, उसके अलावा भी और कौन सी बुक को कंसीडर करें या कौन से विषय को कंसीडर करें? जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ क्लास 12 लेवल तक का ही इसमें आता है, तो आप क्लास 12 तक का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़िए। इतना हार्ड नहीं आता है पेपर भी, मेरे टाइम पे तो उतना हार्ड नहीं आया था, पर आई थिंक कि अब तो कंपटीशन लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री आती है, बायो आता है, इंग्लिश आती है, जनरल नॉलेज आता है और अब तो शायद रीजनिंग भी आने लगी है। अच्छा, उस टाइम पे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता था। अच्छा, एक और जब ये कहानी आपकी हमने पढ़ी और मतलब हमने सुनी तो जब ये मौका आया था तो भाई आपको भी इन्फॉर्म जो है एक तरह से जो पता चला कि भाई ठीक है, एक दिन पहले ही आपको ये पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो मतलब वो बताइए ज़रा हमें कुछ, हमारे दर्शकों उस समय मेरे पास एक सिंपल सा फ़ोन था, इंटरनेट सुविधाएं थी नहीं। तो मेरी ईमेल आईडी मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को दी हुई थी, जो मैंने कहा था कि आप लोग अपने फ़ोन में उसे खोल के रखिए या लैपटॉप में, और कभी भी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि मैंने 1-2 एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म फिल किए हुए थे। तो 9 अगस्त 2017 को मेरे पास एक कॉल आता है मेरी फ्रेंड का, जिसके पापा ने मुझे ये रेकमेंड किया था। तो उसने बोला कि तुम्हारा नाम आ चुका है, दिल्ली में तुम्हारा कल मॉर्निंग में रिपोर्टिंग है 7 o'clock। और 9 अगस्त के 3 बजे ये बात मुझे पता चली। तो फिर मैंने जल्दी से सोचा कि अब जाना तो है ही, इतने दिन से जिस चीज़ की प्लानिंग कर रहे थे वो इतनी अचानक से हो गई है। तो हमने सामान वगैरह पैक किया और ताऊ जी को बताया। पापा तो यहाँ थे नहीं, पापा ऑलरेडी पोस्टेड थे। मैंने ताऊ जी को बताया, मम्मी पापा यहाँ पे घर पे कोई नहीं था, ताऊ जी थे। फिर हमने उन्हें बताया और जल्दी से सामान वगैरह पैक किया। घर वाले भी रेडी नहीं थे, उन्हें भी लग रहा था कि मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी, कि जस्ट मेरा एडमिशन है, उसके बाद मुझे घर आने का मौका मिलेगा और मैं सामान पैक करूंगी और चली जाऊंगी। तो मैंने उनसे अच्छे से बाय भी नहीं कह पाई थी। और उसके बाद मैं हल्द्वानी गई, अपना सामान वगैरह लिया, मेन डॉक्यूमेंट्स लिए, और ये नाइट में ही हम 10 o'clock की बस से मॉर्निंग 5 o'clock हम वहाँ दिल्ली पहुँच गए। तो 7 o'clock की रिपोर्टिंग थी मेरी। 7 o'clock मैंने दिल्ली में रिपोर्ट किया और वहाँ जाके पता चलता है कि अब आप यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, आप वापस नहीं जा सकते।
तो आपको हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा और दिसंबर में आपको छुट्टी मिलेगी, आप तब घर जाएंगे। अब अगस्त से लेकर दिसंबर तक आप घर नहीं जा सकते, घर वालों को बाय भी नहीं बोला, ना सामान पैक किया। तो एक तरह से वो शॉकिंग था घर वालों के लिए भी और आपके लिए भी। और ताऊ जी ने मुझे कहा कि बेटा आप रह लोगे। एक पल के लिए मैंने उस समय सोचा कि अगली बार आ जाएंगे, इस बार घर चलते हैं। फिर मैंने सोचा कि ये मौके बार बार नहीं आते, एक बार जब ये मौका आया है तो उसे सही बात। हाँ। मेरा अंतिम सवाल है आपसे, युवाओं खासकर युवाओं के लिए है जो हमें देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और भी कई युवा हैं जो गलत रास्ते में आजकल चले जा रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं, या और उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो अपने ड्रीम्स के लिए तैयारी करते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं? मैं अपने सभी युवाओं, जो मेरी उम्र के मेरे सारे दोस्त हैं, मैं उन सबको कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने करियर में ध्यान दें, आसपास की चीज़ों में ध्यान ना दें। अपने ध्यान को सिर्फ इस बात पे केंद्रित रखें कि आपका करियर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ख़ासकर कि मैं सारी लड़कियों से कहना चाहूँगी कि मैं नारी सशक्तिकरण की तरफ बहुत ही ज़्यादा, वुमेन एम्पावरमेंट को मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। थोड़ी सी हिंदी वीक है, उसके लिए सॉरी। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, इसीलिए मैं सारे लड़कियों से कहना चाहूँगी कि अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छे से ध्यान दें, अपने करियर को सपोर्ट करें। दुनिया में आपके करियर से इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने करियर को बेस्ट कर लेते हैं तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। आप सुन रहे थे अंजलि राणा को, जो लेफ्टिनेंट हैं और सेना पर जो है अपनी सर्विस जो दे रही हैं, और हमारे समाज की जो है एक तरह से जेम है। और ऐसे ही आप लोग जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो अपनी ड्रीम्स जॉब को पाना चाहते हैं, वो तैयारी करें। खासकर जिस तरह से अंजलि राणा ने बताया कि भाई आपकी जो आधार है वो आपकी शिक्षा है, वो मजबूत होनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं वो ऐसे पढ़िए कि केवल आपको परीक्षा ही पास नहीं करनी है, वो ऐसे पढ़िए जो आपको जीवन भर वो काम आए। मैं रुस्तम सिंह राणा, सहयोगी विवेक के साथ, थारू समाचार।